अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है नाज़रीन। डोनाल्ड जे ट्रंप और उसके साथ होने वाला वाक़या एक बहुत बड़ी खबर बना हुआ है। अब जेफरी एप्स्टाइन नाज़रीन जो बदबूदार किरदार है वो एक दाव पर कब्र फाड़कर कफन फाड़कर बाहर आ गया है और ये बंदा ट्रंप को छोड़ नहीं रहा। ये बंदा दुनिया से चला गया है, ये मर गया है, लेकिन ये ट्रंप के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसके ऊपर बातचीत करते हैं, आपके सामने रखते हैं डिटेल्स। साथ साथ नाज़रीन मोहतरम इकरारुल हसन साहब ने सोशल मीडिया पर बेशुमार सवालात उठा दिए। सवालात बहुत सारे जायज़ भी हैं। इकरार साहब गुस्सा भी कर रहे हैं, इकरार साहब मुख्तलिफ शख्सियात को टैग कर रहे हैं, मेरे जैसे नालायक को भी वो टैग कर रहे हैं। देखिए, मैं जब गिरफ्तार था नाज़रीन, मेरे ऊपर मुश्किल टाइम था। इकरार साहब मेरे साथ खड़े हुए, एक आधे प्रोटेस्ट में भी उन्होंने शिरकत की। फिर उन्होंने जब मैं बाहर आया मुझे टेलीफोन भी किया। तो बहरहाल देखें, ये उनकी आला ज़र्फ़ी है, ये उनका बड़ापन है और मैं हमेशा इसका रिगार्ड करूंगा। मैंने अपने इस मुश्किल टाइम में ये चीज़ सीखी है कि किसी भी शख्स के साथ नाज़रीन अगर एक घंटे के लिए भी ज्यादती होगी, आप मुझे उसके साथ खड़ा हो पाएंगे, ये मस्ट है। देखिए, मैं जालिम के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सका, अगर मैं ना बोल सका, ना चीख सका, या हम कुछ भी जालिम के खिलाफ उसे किसी भी तरह से पैसिफाई ना कर सके, हमने इतना जरूर करना है कि हमने उस विक्टिम के साथ, हमने उस शख्स के साथ लाजमी खड़े होना और उसे बताना है कि भाई तेरे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन तू ठीक है, तू दुरुस्त है, तू अकेला नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। उसे दिलासा देना, उसे कम से कम तसल्ली जरूर देनी। अब नाज़रीन दूसरी तरफ जो इकरार साहब सवाल उठा रहे हैं, इकरार साहब एक तो बार बार ये कह रहे हैं कि गाली दी गई है। देखिए, दो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए कि ये जवाद अहमद की तरह जलील होगा। जलील कोई भी पॉलिटिशियन होता नहीं है, ये पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है। इसीलिए पॉलिटिशियंस आकर बायोग्राफीज लिखते हैं और मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज उनसे इंस्पायर होते हैं, वो पढ़ते हैं, उनके स्ट्रगल को देखते हैं और इसी तरह से वो मुकाम हासिल करते हैं। लिहाजा ये जलील नहीं होना होता, ये स्ट्रगल होती है और पॉलिटिशियंस इसे सेलिब्रेट करते हैं या मुख्तलिफ वाकयात के तौर पर रिपोर्ट करते हैं। यानी इमेजिन करें ना, 2050 में इकरारुल हसन साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, मुल्क में माशाअल्लाह मुल्क तरक्की कर गया है, इकरार साहब के विजन के मुताबिक सारी चीजें ठीक हो गई हैं। तो इकरार साहब एक वाकया सुनाते, मैं एक दफा एयरपोर्ट से जा रहा था, एफआईए के ऑफिशियल ने मुझे ये कहा था, लेकिन आज देखें मैं यहां पर पहुंच गया हूं, वो जहां पर भी घर में होगा वो मुस्कुरा रहा होगा। लेकिन इकरार साहब ने नाज़रीन सख्त अल्फाज उसके साथ इस्तेमाल किए। फिर नाज़रीन दूसरे जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए जवाद अहमद के, जवाद अहमद नाज़रीन गाली तो नहीं हो सकता ना, वो सिंगर है। और जवाद अहमद भी नाज़रीन अपनी खुरियां एड़ियां रगड़ रहा है कि मेरा भी इस मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ बन जाए। देखिए, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है नाज़रीन, कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी बन सकता है। तो मुझे नाज़रीन यकीन है कि जवाद अहमद साहब एक दिन इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। इस मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें जवाद अहमद साहब ने बहा देनी है। इस मुल्क की तकदीर जवाद अहमद साहब ने बदल देनी है। मेरे और आपके चेहरे की जो गुर्बत है नाज़रीन, जवाद अहमद साहब उसे खत्म कर देंगे। मुझे यकीन है नाज़रीन, जवाद अहमद ही इस मुल्क की तकदीर बदलने वाला वो हमारे पास हीरा है, जिसने इस मुल्क की काया पलट कर एक सुनहरी दौर इस मुल्क को देना है, तो वो मोहतरम जवाद अहमद साहब ने देना है। लिहाजा जवाद अहमद साहब मेरे हीरो कभी भी गाली नहीं हो सकते। जवाद अहमद साहब कभी भी गाली नहीं हो सकते। नो, नेवर, अनपॉसिबल के जवाद अहमद साहब नाज़रीन गाली, ये नहीं हो सकता, मैं कम से कम नहीं मानूंगा। दूसरा सवाल नाज़रीन मोहतरम इकरार साहब का कि भाई एक वर्दी वाला एक बंदे की पॉलिटिकल स्ट्रगल के ऊपर कैसे कमेंट कर सकता है। बात दुरुस्त है भाई, वो ऑफिशियल कैपेसिटी में था, वो ऐसा कमेंट किसी के ऊपर नहीं कर सकता। लेकिन नाज़रीन वर्दी पहनते हुए जो आप हल्फ उठाते हैं, वो हल्फ आपको आपके बेसिक राइट से नबरदाजमान या साइडलाइन नहीं कर देता। वोट कास्ट करना या पॉलिटिकल सोच रखना, ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है। इसके लिए वर्दी में होना या वर्दी में ना होना जरूरी नहीं है। आपका हेल्थ भी आपको बाउंड नहीं करता कि आप एक पॉलिटिकल सोच ना रख सकें या आप एक पॉलिटिकल या सियासी ओपिनियन ना रख सकें। ये बेसिक आपका राइट है, आपका ह्यूमन राइट है ये। और आप वोट कास्ट करना भी आपका बेसिक ह्यूमन राइट है, आप वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन उस वर्दी का, उस स्टेटस का इस्तेमाल करते हुए पॉलिटिकल मनूवरिंग करना, पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना, पॉलिटिकल राइट्स को वायलेट करना और ह्यूमन राइट्स के वायलेशन करना, यह असल मसला है। यह असल मसला है और यह अलग एक पॉलिटिकल साइंस के अंदर डिबेट डिस्कशन है, या ये अलग एक थ्योरी है जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर मौजूद है कि भाई उस वर्दी का, उस स्टेटस का इस्तेमाल करते हुए आप मैनेजमेंट करें, आप मनूवरिंग करें, आप पॉलिटिकल राइट्स को वायलेट करें, वो कहानी कोई अलग है। वर्दी में होने का मतलब यह हरगिज नहीं है कि आप एक पॉलिटिकल सोच या सियासी सोच आप नहीं रख सकते। सियासी सोच रखना एक बुनियादी तौर पर एक ह्यूमन राइट है, जो कि हर इंसान की कोई ना कोई सियासी सोच होनी चाहिए। इकरार साहब के साथ जो वाकया हुआ नहीं होना चाहिए था, उसे इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए था। लेकिन इकरार साहब ने नाज़रीन जो जिस रवैये में उस बंदे के साथ जो सलूक किया है, ये सलूक गलत है, ये नहीं काबिल कबूल हो सकता। इकरार साहब, आप एक ऑफिशियल को खड़ा करके कैमरा ऑन करके आप नहीं उसे जलील कर सकते सर, आप नहीं उसे जलील कर सकते। आपने अपनी तौहीन और तज़ीक की है। आप उसे कह रहे मर्द के बच्चे हो तो मानो तुम यूथियापे का शिकार हो। इकरार साहब, आपका कद बहुत बड़ा है। इकरार साहब, आपकी अप्रोच बहुत ज्यादा है। इकरार साहब, पाकिस्तान आपको जानता है, आप एक बड़ी शख्सियत के तौर पर आपका रिगार्ड करता है। आप किसी के सामने भी खड़े होकर इस लहजे में इस तरह से गुफ्तगू बातचीत करेंगे, वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमारा मसला वो है नाज़रीन, वो जो इकरार साहब का उस वक्त का रवैया था, इकरार साहब को उस वक्त का जो गुस्सा था, वो एक मसला है। और उस वर्दी का इस्तेमाल करते हुए
पॉलिटिकल मैनेजमेंट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल मनूवरिंग और लोगों को, ये शख्सियात को पॉलिटिकल राइट्स से साइडलाइन करना या ह्यूमन राइट्स उनके वायलेट करना, ये प्रॉब्लम है, ये मसला है। वर्दी में होने का मतलब या हेल्प लेने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपके पॉलिटिकल राइट्स नहीं है या आपके वोटिंग राइट्स नहीं है। नादरीन, डोनाल्ड जे ट्रंप और ट्रंप के ऊपर कल एलन कोलन का एक अटैक हमला, 31 साल का नौजवान है नादरीन, उसका खत भी मंजर-ए-आम पर आ चुका है। अब जो गुफ्तगू और बातचीत ये कर रहा है, ये बंदा पागल नहीं है, ये बंदा चल रहा नहीं है। ये महसूस ये हो रहा है कि वेरी आर्टिकुलेट शख्सियत है ये बंदा, बिल्कुल ठीक है, दिमागी तौर पर बिल्कुल फिट है और ये बंदा बिल्कुल सेट है। अब जो बातचीत वो कर रहा है कि ट्रंप पर हमले की वजह जो बता रहा है, वो बता रहा है कि एक पीडोफाइल, एक रेपिस्ट, एक टेररिस्ट ये सारी चीजें नहीं कर सकता। यानी एक बंदा जो बच्चों के साथ जुल्म कर चुका हो, एक बंदा जो खवातीन के साथ करता हो, वो बंदा इस मुल्क को नहीं चला सकता और ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये जो हिंट दी है, उसने प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिया, उसने जेफरी एप्स्टीन का नाम नहीं लिया। ये जो हिंट दे रहा है, ये जेफरी एप्स्टीन की तरफ जा रहा है। जेफरी एप्स्टीन एक बदबूदार किरदार, टाइम निकाले, नेटफ्लिक्स के ऊपर जाएं, डॉक्यूमेंट्री देखें, द फिल्थी रिच, 4 एपिसोड्स हैं। उसमें जेफरी एप्स्टीन की जो बीवी है गैलन मैक्सवेल, उसके बारे में भी जिक्र है बड़ी डिटेल में। उसमें इसका आइलैंड भी दिखाया गया, इसके जहाज भी दिखाए गए, इसकी अप्रोच भी दिखाई गई है, कैसे अमेरिकन अदालतों को यह बंदा मैनेज करता रहा वो भी दिखाया गया है। और उन खवातीन की टेस्टिमनीज भी हैं, कम उम्र बच्चियों की टेस्टिमनीज भी हैं कि कैसे ये खवातीन को बेचता रहा, उनके साथ क्या क्या करता रहा। अब नाज़रीन, जो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स है उनके अंदर जिक्र है इसका भी और इसकी बीवी का भी, राइट, ट्रंप का और उसकी बीवी का जिक्र है। अब जो खबरें और मुख्तलिफ तज्जिए ये हो रहे हैं कि भाई एक मखसूस किस्म की लॉबी है जिन्होंने ट्रंप को मैनेज किया, इसका बाजू मरोड़ा और इस वॉर के अंदर, ईरान वॉर के अंदर लेकर आए, चूंकि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर चीजें मौजूद हैं। तो अब ये मुख्तलिफ एनालिसिस या तज्जिए हो रहे हैं कि इस बंदे के जरिए ट्रंप को डराया गया है कि जो तुमने ईरान के साथ सीज फायर किया है या नेगोशिएशन करने जा रहे हो, नहीं करने, तुमने बाजू मरोड़ा गया है डोनाल्ड ट्रंप का। उसे एक पैगाम दिया गया है कि भाई ये भी तुम्हारे साथ हो सकता है और ये भी तुम्हारे साथ हम करेंगे। और अगेन जो इशारा किया गया वो जेफरी एप्स्टीन की फाइल की तरफ। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है नाज़रीन कि ट्रंप ने इस सारे वाकये के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कंपोज्ड, ग्रेट, जबरदस्त, बहादुरी की तरह खड़े होकर उसने बातचीत की है। वो बंदा हिला जुला नहीं है, वो बंदा ब्लिंक नहीं किया। उसके बाद नाज़रीन एक इंटरव्यू दिया डोनाल्ड जे ट्रंप ने, लेकिन उस इंटरव्यू के दौरान जब उस खातून एंकर ने यह सवाल पूछा कि इस बंदे का, ये जो आपके ऊपर जिसने असैसिनेशन अटेम्प्ट की है, उस बंदे का एक मैनिफेस्टो, उसका खत मंजर-ए-आम पर आया है, उसके अंदर वो बातचीत कर रहा है कि भाई आपने, यानी इशारा किया जेफरी एप्स्टीन फाइल की तरफ। ट्रंप भड़क उठा। ट्रंप ने कहा तुम बड़ी बेशर्म हो और तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा सवाल पूछने से पहले, और मैं तवक्को कर रहा था कि तुम ये सवाल पूछोगी और मैं इंतजार कर रहा था कि तुम ये सवाल पूछोगी। फिर ट्रंप ने कहा देखिए जी मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो आप सियाणा साडा चेहरा वेख हाल ना पूछ, ट्रंप की वो पोजीशन बन गई थी नाज़रीन। लिहाजा ये जो नाज़रीन जेफरी एप्स्टीन है, जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स हैं, और गैलन मैक्सवेल जो एप्स्टीन की बीवी है, जो जिंदा है, जो अभी हिरासत के अंदर मौजूद है, ये एक बड़ा सीरियस किस्म का मामला है और ये ट्रंप को हॉन्ट कर रहा है, ट्रंप का पीछा कर रहा है, ट्रंप का ताकुब कर रहा है। और हर दफा आपको नजर आएगा कि जो ही चीजें बेहतरी की तरफ ये कहीं आगे पीछे होती हैं तो एप्स्टीन कहीं से निकल आता है, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स निकल आती हैं, ट्रंप का बालू मरोड़ दिया जाता है और ये जो कहानी है ये सारी शुरू हो जाती है। लिहाजा ये जो ईरान वाला सारा वाकया है, इसके अंदर ये जो एप्स्टीन फाइल्स हैं या जेफरी एप्स्टीन है, ये जो मुर्दा है नाज़रीन, ये मुर्दा एक बड़ी सेंट्रल फिगर है इस सारी सूरत हाल के अंदर, और ये आने वाले टाइम में सारी चीजें ओपन होंगी। दूसरी जानिब नाज़रीन, अब्बास आरागची साहब रशिया में पहुंच गए हैं। एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक एक्टिव डिप्लोमेसी अब्बास आरागची साहब कर रहे हैं। एक बड़े सीजन्ड कैरियर डिप्लोमेट है, 4 दहाइयों का इनका माशाल्लाह से तजुर्बा है, पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर इनकी पीएचडी है। वन ऑफ द ब्रिलियंट, सोबर, डिसेंट, गुड लुकिंग जेंटलमैन फ्रॉम द ईरान। पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान एक एक्टिव मीडिएटर है, फैसिलिटेटर है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। उसके बाद जो ओमान गए, ओमान ऑब्वियसली स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ओमान के स्टेट्स हैं और इस वॉर से पहले भी ओमान नेगोशिएट करवा रहा था, ओमान डिस्कशन करवा रहा था, तो ओमान भी एक सेंट्रल मुल्क है इस सारी चीज का। और रशिया जब जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो एक डील हुई थी P5+ और फिर जाहिर अमेरिका भी उसके अंदर मौजूद था, उस दौरान जो यूरेनियम 25,000 पाउंड जो रिपोर्ट हो रही है, मुख्तलिफ, माफ कीजिएगा नंबर आप देख लें कुछ आगे पीछे हो रहा है, उस वक्त ईरान ने रशिया के हवाले की थी। लिहाजा इनरिच्ड यूरेनियम अगर किसी के हवाले ईरान ने करनी है तो वो रशिया होगा और रशिया उसका गारंटर होगा, जो नजर आ रहा है कम से कम। लिहाजा ये बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है कि पाकिस्तान, देन ओमान, देन रशिया, लेट्स सी कि क्या प्रपोजल फाइनल एक ड्राफ्ट लेकर सामने आते हैं अब्बास आरागची साहब। लेकिन साथ साथ वो जो बातचीत कर रहे हैं, जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, वो ये है कि भाई न्यूक्लियर के ऊपर टॉक्स नहीं होगी। अब अगर जो भी बातचीत होगी वो हार्मुज को खुलवाने और अमेरिकन ब्लॉकेड के खत्म करने के ऊपर बातचीत तो हो सकती है। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।